सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपको आज लेकर के आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये स्लॉट मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज थोड़ी कोशिश आप करेंगे और थोड़ी कोशिश हम, यानी आप अपने आप का टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो इस ऐप पर, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर इस मॉडल पेपर का टेस्ट आप दीजिएगा। बहुत ही बेहतर टेस्ट होगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप हमारे ऐप को जानना चाहते तो हमारी वेबसाइट www.aromachemisttryclasses.com पर भी जा सकते हैं और बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये पीजीटी टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। और साथ ही साथ आपको बताने की ये कोशिश भी करूंगा कि यहाँ पर आपको कराए जाएंगे वो पेपर जो वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं एक मॉडल पेपर की, जो मॉडल पेपर आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो किसी भी वास्तविक गैस के एन मोल के लिए वैन डर वाल्स समीकरण का सही स्वरूप क्या होगा। हम इसमें से उठाएंगे केवल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। हम इसमें जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर में से वही उठाएंगे और उन्हीं पर हमारी आज ये चर्चा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, वैन डर वाल गैस इक्वेशन जो बड़ा फेमस गैस इक्वेशन मानी जाती है। तो वैन डर वाल गैस इक्वेशन होती क्या? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन, अगर n मोल है तो n तो होना ही चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो क्या n केवल लास्ट वाली इक्वेशन में है, यानी डी में है P प्लस ए एन स्क्वायर या एन स्क्वायर ए अपॉन बी, यानी यही हमारा आंसर है। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। देखो हिंदी मेरी थोड़ी सी मेरी भी वीक है, लेकिन हाँ कोशिश मैं पूरी करता हूँ कि आपको समझाने में सफलता प्राप्त कर पाऊं। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि अभिक्रिया ये आपकी दे रखी है, अभिक्रिया H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI के लिए साम्य स्थिरांक Kp हो तो अभिक्रिया इसके लिए क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है आपका, इसका अगर सिंपल सी बात ये है कि इसकी ये तो HI हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसके लिए अगर हम Kp निकालते हैं, Kp हो, ठीक है, Kp अगर इसके लिए निकालते हैं तो इसके लिए Kp आपका निकल के आएगा PHI का पावर 2 आएगा और नीचे आएगा H2, PH2 इंटू PI2 आएगा। इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा भाई, इसका Kp जो होगा, इसका Kp क्या हो जाएगा देख लेते हैं। Kp इज इक्वल टू हो जाएगा इसका HI, PHI हो जाएगा HI और नीचे आ जाएगा आपका P H2 की पावर हाफ, यानी P की पावर हाफ H2 हो जाएगा इंटू P की पावर हाफ I2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ भी यही संभावना आपको दिखाई देगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि यदि अभिक्रिया इसके लिए ये हुआ तो इसका मतलब है हम इसका स्क्वायर कर दें। Kp हो तो अभिक्रिया इसके लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा? तो इसका मतलब है कि हम या तो इसको रूट कर दें, इसको रूट कर दें और या इसका स्क्वायर कर दें। तो Kp ही दिया है तो इस Kp हो तो अभिक्रिया के लिए Kp, यही वाला Kp जो है फिर आपका रूट में चला जाएगा, यानी इसका हम सिंपल सा स्क्वायर रूट करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट करेंगे इसकी पावर आधी, इसकी पावर आधी और ये आपका 1 हो जाएगा। तो हमारे लिए आंसर फिर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना बेहतर क्वेश्चन। तो इस बार ऐसे पीजीटी के क्वेश्चंस पर हमारा ये ऐसा है कि जो ये आपका क्वेश्चन फेज रूल का है। देखो ये फेज रूल, ये मैं बताऊंगा आपको कि ये वाला क्वेश्चन आपका था आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम से ये क्वेश्चन था। और पहला वाला जो था वो आपका गैसियस स्टेट से था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गैसियस, गैसियस स्टेट लिख देता हूँ। बहुत ही बेहतर हमारी सीरीज चल रही है साहब, और यहाँ पर समझौता कोई करने वाला अब नहीं होगा। शुद्ध जल के प्रवस्था आरेख में P एक ऐसा बिंदु है जहां बर्फ पानी तीनों जहां मिलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो पॉइंट आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। और जहां बर्फ पानी वाष्प एक साथ साम्यावस्था में रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए F इज इक्वल टू होता है C माइनस P प्लस 2। तो यहाँ पर कंपोनेंट तो आपका एक ही है, फेजेस आपकी 3 है और यहाँ पर 2, तो यानी ये शून्य, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो शून्य हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पर ए होगा, है ना बेहतरीन क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन तो आपको लगातार मैं देता ही हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है हमारे चैनल को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। खैर ये आपकी मर्जी है, इस पर मेरा कोई दबाव नहीं है, लेकिन मेरा जो फर्ज है मैं पूरा करूंगा। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 80 सेकंड में 50
80 सेकंड में 50% पूरी हो गई, तो मतलब इसका हाफ लाइफ टी हाफ दे रखा है 80 सेकंड। टी हाफ कितना? 80 सेकंड। अब क्रिया को 75% पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? तो यहाँ से हम के निकाल देंगे, तो के इज इक्वल टू बनेगा 0.693 अपॉन आपका हो गया 80 हो जाएगा, टी हाफ हो गया, इज इक्वल टू अब आपका इज इक्वल टू 2.303 अपॉन हो जाएगा आपका टाइम कितना पूछा है, और लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आपके 100 मान लीजिए, और 75% पूरा तो 25 हो गया, 25 चौक आपका 100 हो गया। लॉग 4 की वैल्यू आपको देखनी है, तो इसका मतलब अब हमारा आंसर निकालना जरूरी हो गया है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा वो मैं आपको बताने की यहाँ कोशिश करूंगा। 0.693 अपॉन 80 इज इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन टी, और log 2 इंटू लॉग, भाई log 4 है, तो log 4 की वैल्यू जो है वो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो log 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये t इज इक्वल टू बचेगा 2.303 अपॉन टी की वैल्यू बचेगी आपके t इज इक्वल टू हो जाएगा, t को यहाँ ले आइए, t को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो 1 बचा। तो आप क्या करेंगे, यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे t निकालना है तो आप इसको मल्टीप्लाई 80 से कर देंगे, तो इसको 80 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका क्या होगा, चलो मैं दिखाता हूँ एक बार। इसका आंसर हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 80, यानी 184 सेकंड आंसर आना चाहिए। तो यहाँ दिया क्या है ये देख लेते हैं। आंसर तो 160 है, 120 है, अच्छा तो 240 है। एक क्या कुछ गलती हुई 80 में, फिर देख लेते हैं। तो दिया नहीं है, खैर कोई नहीं, एक बार दोबारा चेक करते हैं गलती कहाँ हुई है हम लोगों से। देखो यहाँ पर ये 50% का मतलब हाफ लाइफ हो गया 0.693 0.693 अपॉन टी हाफ हो गया, सही 80 सेकंड हो गया। बिल्कुल सही किया हमने, बिल्कुल सही किया। और उसके बाद हमने टी, यहाँ चलो पहले ऐसे करते हैं के निकाल देते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाई 80 कर लेते हैं, तो ये 0.0086 आया। अच्छा ठीक है, 0.0086। चलिए थोड़ा गलती अगर कहीं पर पकड़ में आ जाएगी, कोई नहीं, घबराइए नहीं, 0.008666 आया, ठीक है, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हो गया, और log 4 हो गया, तो ये log 2 बोल सकते हैं। तो यहाँ t इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाती है, अपॉन में ये वैल्यू बची आपकी यहाँ पर, अपॉन में क्या बचा, तो अपॉन में ये, हाँ ये वाली वैल्यू 0.00866। चलिए अब देखते हैं कहीं ऐसा गलती होगी तो पकड़ में आई। 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 कर दीजिए, और डिवाइडेड बाई कर दीजिए आप इस वैल्यू को। रुक जाइए, पहले आप इसको टोटल कर लीजिए, इज इक्वल टू हो गया डिवाइडेड बाई 0.00866, 160, ठीक 160, सॉरी 180 नहीं आ रही, 160 आ रही है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ए को, ऑप्शन ए को बताएंगे, ऑप्शन ए बताएंगे, ए, ठीक है, ऑप्शन ए बताएंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन की देरी हुई इसमें, और कोई बात नहीं। निम्नलिखित में कौन सा अधिशोषण का अनुप्रयोग नहीं है, यानी एड्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन का जो है, तो गैस मास्क एप्लीकेशन है, जल का विआयनीकरण भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन मतलब हो गया ना, डिहाइड्रोजनेशन भी हो गया, डी उसका बाद हो गया आपका गैस मास्क, यानी कैल्शियम क्लोराइड का आर्द्रता ग्राही मतलब एब्जॉर्बिंग हो गया, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर एड्जॉर्प्शन की वजह से नहीं होता है, तो यहाँ पर ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इन
तो यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद जिस ताप पर सल्फर डाइऑक्साइड का वर्ग माध्य मूल वेग यानी कि SO2, अगर हम SO2 की बात करें तो SO2 का R रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो SO2 गैस की अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 3RT अपॉन मोलर मास SO2 का निकाल लीजिए। ये 32 हो गया और ये भी 16 दूनी 32, 32 मतलब 64 हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पर आ गई। उसके बाद 27 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के यानी कि यहाँ पर 27 भी रखना है तो 27 प्लस 273 का मतलब हो गया 300 हो गया। तो यहाँ पर हमें अंडर रूट 300 भी रखना पड़ेगा तो इंटू 300 कर दीजिए, सही है। ऑक्सीजन के वर्ग माध्य के समान होगा वह, तो अब यहाँ सिंपल सी बात है, O2 की वैल्यू समान होगा तो O2 की वैल्यू हम क्या लाएं, तो O2 की वैल्यू का मतलब हो O2 हो गया केवल 32 हो गया और यहाँ पर दिया है आपका 64, तो इसका टेम्परेचर हमें दोगुना जस्ट डबल लेना पड़ेगा तभी बराबर वैल्यू आएगी, उससे पहले बराबर वैल्यू नहीं आएगी। यानी कि छठे का जो ऑप्शन आएगा इसका दोगुना कितना हुआ इंटू 2 टाइम्स करोगे तो ये 600 आना चाहिए। 600 का मतलब हुआ हमें ये वाला टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, है ना। बेहतरीन, आप तरीके से क्वेश्चन को लगाइए तो आपको वो क्वेश्चन समझ में जरूर आएगा। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा कि क्वेश्चन आपके दूर चला जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझें, ज्यादा बेहतर रहेगा और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आ रहा है ना क्वेश्चन समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन के मैं हिंट भी दूंगा आपको, कुछ करूंगा मैं, कुछ आप करेंगे। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप करके हमें भेजेंगे। देखो अनंत तनुता पर पिकरेट आयन का अभिगमनांक होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर कोहलार्स लॉ जो है, कोहलरॉश लॉ को आप लगाएंगे और यही लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ आपसे ये कहता है कि यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर लैम्डा एम जो है सोडियम पोटेशियम पिकरेट का, तो एक काम ये करते हैं, लैम्डा इन्फानाइट पोटेशियम पिकरेट यानी पिक्रिक एसिड का आयन है ना, तो इसका मतलब हम PC मान लेते हैं इंटू के, पिक्रेट को PC मान लिया। वैसे आपको पिक्रिक एसिड आप जानते हैं ये होता है पिक्रिक एसिड, ये होता है, यहाँ NO2 लगे होते हैं, H की जगह पर K लगा देना तो ये पोटेशियम पिक्रेट हो जाएगा। तो यहाँ PCK मैं लिखे दे रहा हूँ। PCK की वैल्यू जो है पिक्रेट आयन का मतलब PC मान ले रहा हूँ, तो PC की वैल्यू जो है, PCK की वैल्यू जो है वो दे रखी है 103.97। अब कुछ लोग पिक्रेट पर रिसर्च करने लगेंगे कि सर इसका आयन क्या होगा, अरे यार उससे मतलब आपको नहीं है ज्यादा। अब पोटेशियम की वैल्यू आपको दे रखी, K पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है आपको 73.58 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ बुद्धि का काम है कि भैया सिंपल सी बात ये है, इन दोनों आयनों का सम माना जाता है तो इसको घटा दीजिए ना, इसको घटा दीजिए, ज्यादा बुद्धि का प्रयोग आप बिल्कुल मत करिए। तो 7th वाले को आप एक काम ये करिए, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए दे रहा हूँ, कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट किए दे रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पर कैलकुलेटर एक बार मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ कैलकुलेटर मैंने यूज कर दिया है। कैलकुलेटर में से घटा दीजिए, 103 में से 73 घटाओ तो आंसर आपका क्या आना चाहिए। देखो 4 पावर है 103.9797 माइनस कर दीजिए, पिक्रेट आयन उधर पोटेशियम का होगा, इधर आएगा तो घट जाएगा, ठीक है। 73.58, तो ये आपका बना लगभग 3 के आसपास आ रहा है। 3 के आसपास हमारा केवल आंसर जो है वो वहाँ भी पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है, तो पावर तो आपकी कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब लगभग 3 के आसपास जो आंसर वो हमारा आ रहा है, वो आंसर 3 के आसपास यही है, 0.293, यही 3 के आसपास का आंसर आ रहा है। एक बार आप पूरा कैलकुलेशन कायदे से कर लीजिएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर समझ में आ जाएगा। यानी जो आंसर आ रहा है वो 30 के लमसम आ रहा है, यानी कि यहाँ भी ओम यूनिट भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो एक बार देख लेते हैं, मिला लेते हैं कि आंसर एग्जैक्ट आएगा। मेरा तो 0.3 आ रहा है, तो एक बार देख लेता हूँ। 73.58 है, 103.97 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू, अगर
पी सी के इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट के पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी पी सी नेगेटिव आयन अगर आप ले लो तो इसको निकालना है तो इसको तो घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर फिर आप सेवेंथ वाले का नियरली इक्वल टू है वो 3 पॉइंट आपके आसपास आएगा, लेकिन नहीं 3 में 30 पॉइंट कुछ आएगा, 30 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन का मुझे लग रहा है, बस और कोई बात नहीं, क्योंकि यूनिट दोनों की सेम है। अगर यूनिट वेरिएशन हो गया तो डेसिमल में आएगा। इसे आप सही कर लीजिएगा, इसे आप सही कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, सेवेंथ वाले की कैलकुलेशन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए। ये नियरली इक्वल टू नहीं, ये यहाँ पर 0.3 बनेगा, जो यहाँ पर इसका डेसिमल 7 पॉइंट्स, यानी ये 10.397 में से घटाओगे तभी आंसर आएगा। जो आंसर ये मैच कराया गया है वो मैच कराया गया है आपका, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये कराएगा 10.397 माइनस कर दीजिए 7.358 है, 358। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप जो है वही डेसिमल का एक डिफरेंस है, वही डेसिमल का डिफरेंस है। तो देख लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेथड तो समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया, यही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे और कुछ इसमें अप्लाई नहीं हो। पिक रेट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो आप बताने की कोशिश करेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अब ये बताइए कि स्वर्ण संख्या यानी 8वें में ए को अगर हम लोग देखते हैं तो ए को किससे मैच किया जाएगा। तो ए को मैच करते हैं, जरा ए को मैच करते हैं। ए को यहाँ पर मैच कर लीजिए, ऑप्शन भी मैच करता रहे ना, हार्डी सुलझे। तो ये आपका प्रोटेक्टिव कोलॉइड की बात करता है, तो ए का थर्ड ऑप्शन में 2 मिल रहे हैं। चलिए, अब बी में जो है, बी जो है वो सॉल का कोआगुलेशन के बारे में बताता है, ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया। अंतः शोषण जो है वो बताएगा आपका प्रत्यास्थ स्लिप के बारे में बताएगा। अपोहन में सॉल का हम लोग जो अपोहन करते हैं उसमें फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, ए हो गया। तो फिर इस हिसाब से हमारा जो आंसर सेट हो रहा है वो आंसर भैया हमारा केवल सी हो रहा है सेट। तो बेहतरीन क्वेश्चन का स्लॉट है, अगर आप चाहते हैं ऐसे स्लॉट को प्रयोग करना तो जरूर हमारे साथ बनिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 9th वाले को अगर हम लोग ध्यान दें तो 9th वाले में कुछ नहीं करना, केएसपी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और ये पावर में चली जाती है। ये जो आप आगे देख रहे हैं आयन तो मतलब नहीं, ये वैल्यू पावर में जाएगी। पावर कितनी है आप देख पा रहे होंगे। तो 9th वाले का जवाब अगर हम देते हैं आपको तो इसकी पावर जो है वो x, इसको s मान लेते तो s, इसको अगर हम लोग x मानते हैं, चलो इन्होंने x y माना है तो इसको x मान लीजिए, तो x की पावर तो x हो जाएगा। और y की पावर जो है, ये y की पावर भी मतलब ये स्मॉल y हो जाएगा। और दोनों को अगर s माना है तो इसका मतलब इनटू ये जो आगे नंबर है मल्टीप्लाई में रहता है, इसका मतलब हो गया s कितनी बार आएगा, तो s की पावर भी x प्लस वाई हो जाएगा। जैसे कि जो यहाँ वैल्यू दे रखी, जैसे मान लेते थोड़ी M2A3 है अगर मान लेते हैं, तो ये 2m बन गया। तो जितना नंबर होता है, जैसे ये 2s बोला जाएगा, ये s नहीं बोला जाएगा, 2s बोला जाएगा, इस बात का ध्यान दो। और यहाँ पर हमने बोला बाई a की पावर जो है z माइनस है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 मान, ये 3 है तो ये 3s हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ 2s की पावर आएगा 2 और 3s की पावर आएगा 3। तो ये चीज यहाँ नोट करने वाली, इसीलिए इसको ऐसे लिखा गया है। तो इस हिसाब से फिर आंसर आपका यहाँ बी हमारा सेट हो जाता है। तो 9th वाले का जवाब बी आपका हो गया है। चलिए, इसके बाद 10th वाले पर चले आइए। कार्बन हाइड्रोजन ग्लूकोज के दहन की एंथैल्पी XYZ है, ग्लूकोज के संभवन की एंथैल्पी क्या होगी। तो दहन और फॉर्मेशन दोनों में, ये संभवन मतलब फॉर्मेशन हो गया, ये कंबस्चन हो गया। तो इसका मतलब है अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ग्लूकोज के दहन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को XY माना है, तो ये कार्बन हो गए, ये हाइड्रोजन हो गए, इनको हम लोग तथा जेड है ग्लूकोज के दहन का। तो कार्बन का हो गया तो कार्बन 6 होते हैं और ग्लूकोज आपके हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, तो C6 हो गया, H6 हो गया। तो यहाँ हमें करना क्या होगा कि कार्बन का दहन कराए, नहीं O2 से लेना पड़ेगा, C+O2 करना पड़ेगा, सॉरी कार्बन तो C+O2 हमें यहाँ CO2 बनाना पड़ेगा
और यहाँ पर हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि H2 2H2 प्लस O2, हमें यहाँ आपको 2H2O लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमें इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमें 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा हमारा H2O। तो ये भी 6 से ही होगा क्योंकि 6 दूनी 12 H2O में चाहिए होंगे, तो सही है 6 CO2 चाहिए होंगे और हमें 12 H2O चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर इस हिसाब से जो 6 की वैल्यू है वो केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है कि दोनों में 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x और y 6 से मल्टीप्लाई, और z की वैल्यू, ग्लूकोज की वैल्यू घटेगी, माइनस हो जाती है ना, तभी तो आएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन C6H12O6 की जो कंबस्शन है वो आपकी मतलब O2 से की जाएगी, तो यहाँ CO2 बनेगा और वाटर, तो इसकी वैल्यू घटाते हैं तो फिर आंसर हमारा डी सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जेड को माइनस कर देंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम इस मॉडल पेपर को, क्या आप चाहते हैं कि इस मॉडल पेपर को हम लगातार सॉल्व करें और सॉल्व करके आपको पूरा मॉडल पेपर दिखाएं? तो अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो इनबॉक्स के कमेंट में आप एक अच्छा सा कमेंट लिखिए, इनबॉक्स के कमेंट में आपका भी एक कमेंट जुड़ जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो क्वेश्चन इसमें इस मॉडल पेपर में बहुत ही मस्त हैं। इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो वाकई में रियली बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और अपने इनबॉक्स के कमेंट में जाकर के ये बताएं कि आखिरकार किस तरीके से आप इसको लाइक कर रहे हैं। तो 11वें का जवाब देखते हैं। 11वें में क्या ऑप्शन होगा? इसमें मिथ्या का मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, मिथ्या का मतलब होता है हमें फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो किसी आदर्श गैस के n मोल की पूर्ण गतिज ऊर्जा इतनी होती है ना, n मोल की 3/2 kT होती है, nRT नहीं होती है, तो गलत हो गया। लेकिन kT और nRT के तो कांस्टेंट है, RB, तो ये तो सही है, सही है, राइट है, ये ट्रू है। किसी वास्तविक गैस के वैन डर वाल भी हमारी, ये भी ट्रू है। किसी गैस के अणु के वर्गमूल माध्य औसत में अधिकतम अनुपात जो होता है वो इतना होता है। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करना पड़ेगा। ये 3/, ये तो बिल्कुल सही है, इतना यानी कि वर्ग माध्यमूल तो ठीक है 3RT/m, लेकिन ये 4RT/m, m तो नीचे आएगा ना, पाई m होना चाहिए, और ये 2RT अपॉन, ये पाई नहीं होगा, यहाँ m होगा, तो यही हमारा एक रॉन्ग है, ये यहाँ पर फॉल्स है, ये यहाँ पर फॉल्स है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, गैसों को उनके क्रांतिक ताप के ऊपर केवल उच्च दाब लगाकर द्रवित नहीं की तो सही, ये ट्रू है। अब आ जाइए इस अभिक्रिया में, आइए 12वें क्वेश्चन पर चले आइए। 12वें क्वेश्चन को कह क्या रहा है कि ये सिंपल दिया है, इसमें सब कुछ दे रखा है। अब आपका डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो कुछ करना नहीं है, यानी कि अब आप ये यहाँ पर डेल्टा एच ही दिया होगा, ये डेल्टा एच माइनस का, माइनस का 0.30 हो गया, और ये आपका टी टेम्परेचर, नहीं तो ये उससे लगेगा नहीं, ये टी दिया हुआ है, 8-2 कैलोरी है, तो फिलहाल तो हम इसको इसी से ही निकालें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं जवाब क्या आता है, अभी पता लग जाएगा कि जवाब सही है या गलत है। तो यहाँ पर टेम्परेचर माइनस का 300 कर दीजिए, 300, और डेल्टा एस की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई -10, तो ये 600 हो गया, तो 600, और ये डेल्टा एच को अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा एच माइनस में दिया है, तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नियरली आपका 2 कैलोरी ये भी दिया है। अगर आर की वैल्यू में 2 कैलोरी देख लेता हूँ तो 2 कैलोरी का मतलब हुआ कि यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू, अगर मैं मतलब कैलकुलेशन करता हूँ तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स गैस के एक में से घटा देते, चलो भी पता लग जाएगा, लेकिन ये अगर डेल्टा यू दिया होगा तभी तो काम चलेगा ना भाई। चलो देखते हैं एक बार, लेकिन इसका यूज तो कहीं करना ही नहीं है, फायदा कोई है नहीं। तो ये हो गया 10 ये 3000 हो गया, ये आपका 300K है। चलो चेक कर ले, नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, 2 कैलोरी कम आएगा ना, तो यहाँ पर एक -2, तो ये माइनस का बन जाएगा आपका 1 - 2, मतलब माइनस का 1 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू टेम्परेचर आपका 300 है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई आपकी, और इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो ये 3 दूनी 600 हो गया, ये डेल्टा एच की वैल्यू आपकी
600 आ गई। तो फिर सिंपल सी बात है, माइनस में वैल्यू आ रही है, ये माइनस में वैल्यू आ रही है, कोई ज़रूरत भी नहीं हमें आगे। और तो यहाँ पर आंसर हम लोग डी ऑप्शन को माइनस के साथ में यूज कर लेंगे, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर करेंगे इसको। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। उसके बाद डेल्टा जी जब निकालोगे, डेल्टा जी समझना बात को, डेल्टा जी जब आप निकालेंगे तो यही फार्मूला लगा दिए, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा है। डेल्टा एच आपका 600 आ ही चुका है और यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं, नियरली इसके पास कैलोरी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो क्वेश्चन अच्छा है, समझने के लिए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन नंबर 13 पर आप जरा स्लॉट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 के स्लॉट को आप देखें। 13 का स्लॉट क्या कह रहा है, पहले इसको भी मिलाना है ना, तो ऑप्शन थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए देख लेते, थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये है हमारा बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो इसमें फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो हमें जो 1A का जो हमें फोर्थ दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं फोर्थ लिख लेता हूँ। और बी का भौतिक अधिशोषण, निम्न अधिशोषण ऊष्मा, यानी कि 1 लिख लेता हूँ। और लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म साफ दिखाई दे रही है, सेकंड लिख लेता हूँ। और ये रासायनिक अधिशोषण रासायनिक अति विशिष्ट होता है, यानी कि इस पर 3 लिख लेता हूँ। तो इस हिसाब से मेरा आंसर जो सेट हो पा रहा है वो आ रहा है सी का ये वाला आंसर। इसको भी चेक करिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं सोचता हूँ कि आपको दे दिए जाएं और अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो ये चलिए ये वाला करिएगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 27 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट में 47 डिग्री सेल्सियस दो टेम्परेचर दिया, यानी कि ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया। टाइम आपका 10 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। अब में 50% पूर्ण हो जाती तो ये आपका हाफ लाइफ हो गया। इस क्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा निकालनी है तो के आपको यहाँ से मिल जाएगा और आप आसानी इसको निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके व्हाट्सएप करिएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए और व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही, यानी कि आपको यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में दिया है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप इस अभिक्रिया के लिए जो है ध्यान से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिएगा और आप कैलकुलेट कर भी लेंगे, मुझे उम्मीद और भरोसा दोनों है। इसके बाद आ जाइए, अब ये बताइए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में कई बार आता है। इस क्वेश्चन उल्टा चलेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको आंसर देखना है तो अगर पीएच का मान है तो दुर्बल, तो यहाँ पर सॉल्ट अपॉन बेस हो जाता है, बेस है, बेस हो जाता है, तो पी के बी की वैल्यू दे रखी तो यहाँ 14 में से घटानी रहेगी। तो वैसे हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन है और 14 में से घटाने वाली वैल्यू हमारे पास केवल यही है, लॉग। देखो सिंपल सी बात है, वैसे pH इज इक्वल टू होता है, pH इज इक्वल टू होता है यहाँ पर pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, लेकिन बेस की बात जो दे रखी तो यहाँ पर POH निकलेगा। तो POH जब आप निकालेंगे तो यहाँ pKb कंसीडर करेंगे, pKb कंसीडर करेंगे प्लस लॉग pKb कंसीडर करेंगे प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस कंसीडर करेंगे। लेकिन जब pH तो ये वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी, तो माइनस का मतलब फिर हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर राइट दिखेगा। तो क्वेश्चन बहुत बेहतर हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा हमारा साथ दे दीजिए, इसको सॉल्व करके आप भेजिए हमें, सॉल्व करके भेजिए जितने भी क्वेश्चन। राउट लॉ के ऋणात्मक, तो ऋणात्मक विचलन जहां पर भी होगा, यानी कि नेगेटिव डेविएशन जहां पर भी होगा, वहां पर कंडीशन ये होगी कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव असत्य कथन, तो ये तो सत्य है भाई साहब, ये तो ट्रू है। तो डेल्टा नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन होती, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो ये टोटल जो है वैल्यू दोनों के सम के बराबर नहीं होगी, कम हो जाती है। तो इसका मतलब यही वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य कथन पूछा है, तो आंसर हमारा 18 का डी होगा। चलिए इसके बाद चल लेते हैं, इसमें भी हमें आपको देखना क्वेश्चन कौन सा, 17वां क्वेश्चन है, बहुत ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी जरा आप गौर फरमा लीजिए तो मैं समझता हूं कि आपका भला हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन पर अगर हम लोग आ जाते हैं तो कह रहा है कि अभिक्रिया की दरों के संगत, यानी कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अभिक्रिया की दर जो है निर्भर करती है उसके जो एक्टिवेशन एनर्जी, अगर हम माने थोड़ी देर के लिए एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करे तो अणुओं के संख्या पर तो नहीं करती, दर निर्भर करती है प्रति घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड संगत, इसका रेट डिपेंड करता है, तो बिल्कुल सही बात है,
अभिक्रिया की दर, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है अभिक्रिया के उस प्रभाज पर जिसमें सक्रियण विद्युत, अच्छा हाँ, जो मॉलिक्यूल जिसमें यानी ऐसे कहिए जिसमें परफेक्ट कोलिजन होता है, और परफेक्ट कोलिजन हमेशा उसी में होगा जिसमें सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी पूरी होगी, ठीक है। यानी है तो वो भी सही, लेकिन आपका जो परफेक्ट जवाब आएगा वो इस समय इसी पर ही आएगा, क्योंकि सी ऑप्शन एज कंपेयर टू अदर बेटर माना जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए 16वां क्वेश्चन पर। ये 16वां क्वेश्चन कहता क्या है? 16वें क्वेश्चन को अगर आप 16वें क्वेश्चन को देखते हैं तो 16 क्वेश्चन आपको बताएंगे एक अज्ञात गैस के ताप को सामान्य ताप और दाब पर 10, तो रिएक्शन का जो आप यहाँ पर अज्ञात ताप और दाब पर देखोगे तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 12.5 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर आप निकालते हो तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.66 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, और सीपी और 1.66 यानी कि अगर मैं 16 वाले का जवाब देखूं, एक अज्ञात गैस का ताप सामान्य ताप दाब पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो इतने कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए इसे आप कैलकुलेट करके, अब मान लीजिए मुझसे नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है और मैंने इसको 1.66 आपको हिंट भी दे दिया है, तो ये क्या निकाल पाएंगे? ये आवश्यकता गैस कौन सी है, गैस मोनो एटॉमिक है, गैस डाई एटॉमिक है, गैस किस कैटेगरी की है, ये कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग कौन सा पॉइजन्स कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी की कैलकुलेशन करिएगा और फिर हमें बताइएगा कि इसका आंसर आखिरकार क्या आएगा। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन हिंट भी आपको मिल चुका है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन जवाब भी आप दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आ जाते हैं एक यौगिक का वितरण। ये तो सिलेबस में नहीं है, हटाइए इसको, सिलेबस से आउट चला गया क्वेश्चन, पहले था ये, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले था ये सिलेबस में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। इन क्वेश्चंस की सीरीज को अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करना तो ये क्वेश्चन भी आपका बेहतर हम अगली वीडियो में आपको कराएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 20 से अगली वीडियो में हम कवरेज करेंगे। आज हम इस क्वेश्चन सीरीज को यानी सुपर 20 में चेंज कर रहे हैं, सुपर 20 20-20 का स्लॉट हम करेंगे, तो आपको भी समय मिलेगा सॉल्व करने में, हमें भी आसानी होती है वीडियो बनाने में। तो हम आपको बताएंगे कि अगले बार में हम 20 क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, एक ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, 21 क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये सब मैं आपको कराऊंगा, लाइन से क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन पहले आज आप ये 19 क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी, ये सब क्वेश्चन मैं आपको स्लॉट में दूंगा। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और हम चाहते हैं कि आप इन क्वेश्चंस का जवाब हमसे लें। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है नष्ट समय, इसी बार ऐसे क्वेश्चन की संभावना ज्यादा, इसलिए मैंने ये वाला स्लॉट आपको दिया है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए नष्ट इक्वेशन भी पूछी गई, इस कैटेगरी से पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो ऐसे सीरीज को अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? अगर यस तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। थैंक यू।